हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया मेरी असफलताएं। तो उसका तीसरा भाग जो है मैं शुरू करने वाली हूँ। 2 पार्ट मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जो इसकी विषय सूची है, तो एक सूचियों में जितने भी क्रम दिए गए हैं, यानी कि जितने भी इसमें क्रम हैं, उन सभी को हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो 2 टॉपिक के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ और आज हम इसका तीसरा जो है अध्याय, उसे न भूलूंगा, ये शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये बाबू गुलाब राय जी का निबंध है, उनके द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है, जो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी झेला, उनका जन्म कब हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि उसे न भूलूंगा, वैश्य बोर्डिंग हाउस की मधुमेह स्मृति, यानी कि जो बोर्डिंग हाउस में उन्होंने समय बिताया, उसके बारे में उन्होंने इसमें चर्चा की है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे जीवन नाटक में थोड़ा सा काव्य भी है। उसको मूर्त रूप देने के लिए काव्य की भाषा अपेक्षित थी, किंतु मुझे वीणा वादिनी माता सरस्वती का लाड़िला सुत होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि उन्होंने लिखा तो, लेकिन जिस प्रकार से जो है काव्य रचनाएं की जाती है, तो कहते हैं कि उस प्रकार से मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी। आगे कहते हैं, क्या किया जाए, सभी को सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो कहते हैं क्या किया जाए। चाहिए अमी जग जुरे न छाछी, कि चाहिए तो क्या है, अमी चाहिए, लेकिन छाछ भी जिसको उपलब्ध ना हो। हृदय की जिस उदारता से पंडित लोग सूखे चावलों में सरस नैवेद्य और हरे भरे पुष्प निर्माल्य की कल्पना कर लेते हैं, यदि मेरे पाठक भी उसी मनोवृत्ति से काम लेकर मेरी शुष्क एवं कर्कश गद्य में एक सुख देखो, मैंने बबूल के राज में मेरा गुड़ियों का खेलना री, कि बबूल के राज में, बबूल चारों तरफ जो है वो कांटे हैं, फिर भी क्या इसमें सुख का अनुभव करना, ये चीज उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो यहाँ कहते हैं, किसी सुमधुर रागमयी गीत काव्य चित्रावली का आरोप कर लें, तो वे मेरे भावों के साथ कुछ न्याय कर सकेंगे। एक ग्रामीण कहावत है, बछिया मरी तो मरी, आगरो तो देखो, कि बछिया मर तो गई लेकिन आगे तो देखो। ठीक उसी भावना की, बछिया मर गई तो मर गई लेकिन आगरा जो है वो जरूर देख लो, ठीक उसी भावना को लेकर मैं एंट्रेंस की उस समय मैट्रिकुलेशन शब्द, जिसे मेरे मौलवी साहब मट्टी को लेसन कहा करते थे, प्रचार में नहीं आया था। यानी कि जो 10वीं कक्षा है उसकी एंट्रेंस की यहाँ पे वो बात कह रहे हैं। परीक्षा देकर आगरे से मैनपुरी लौटा था, क्योंकि उसमें पास होना मैं इतना ही दुष्कर समझता था जितना कि सुई के नाक में ऊंट का जाना। तो 10वीं के लिए बाबू गुलाब राय जी जो है इंटरव्यू देने गए थे, एंट्रेंस देने गए थे। कहते उसमें पास होना बहुत बड़ी बात थी। आगे कहते हैं, देव योग से मेरा नाम गजट में आ गया, यानी वो उस परीक्षा में पास हो गए। अंधे के हाथ बटेर लगना कहूँ या देवताओं की कृपा का फल कहूँ, मेरे लिए कॉलेज का जीवन का प्रवेश द्वार खुल गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हरि भक्तों को स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। बड़े सज धज के साथ, जो कि एक खुदरंग पट्टू के कोट में सी मत थी, आगरे आया। तो उनका जो है एडमिशन मैनपुरी से फिर आगरा हो गया। असबाब के नाम एक पीपा घी का था, जिससे कम ऋण लेने से बचा रहूं, क्योंकि शास्त्रों का वचन है आयुर्वेद घृतम, और उसके साथ आचार्य ने यह भी कहा है कि ऋणम कृत्वा घृत पवेत, कि कम से कम कोशिश करे कि ऋण जो है व्यक्ति कम से कम ले। ऋण के चक्कर में पड़ना तो बुरा ही है। मियाँ अल्लाह बख्श के बरकत भर हाथों से बना हुआ 12 आने वाला फूल पत्तीदार चीड़ का एक बॉक्स, जिसकी सिफारिश में उन्होंने कम खर्च बाला नशन कहा था, कि कम खर्च में जो है इनको ये उपलब्ध हो गया।
मेरे स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। आगे कहते हैं कि बक्स की अपेक्षा मेरा हृदय पूर्ण था। उसमें गृह त्याग का विषाद और कॉलेज जीवन प्रवेश की उत्सुकता के भाव भूखा के पेट में चूहों की भांति द्वंद मचा रहे थे कि जैसे भूखे व्यक्ति के पेट में चूहे कूदते रहते हैं, वैसा ही अनुभव जो है इनको हो रहा था कि एक तरफ तो उनके मन में घर छोड़ने का दुख था, तो वहीं कॉलेज जीवन में प्रवेश का एक सुखद अनुभव भी था। उत्सुकता था कि कैसा क्या रहेगा। उस समय न्यू होटल का जो सब अन्य हॉस्टलों के बन जाने के कारण पुराना हो गया और अपने पुराने न को तो उन्होंने जिस होटल में नाम मतलब गए थे उनका नाम टॉमसन होटल के नाम से जो है पुकारा जाता था, मौजूद न था। अन्य होटलों की अपेक्षा वैश्य हाउस उस फैशनेबल समझा जाता था, तो वो वैश्य हाउस में ठहरे थे। फैशन से तो मैं कोसों दूर था, किंतु वैश्य होने के नाते थोड़ी बहुत सिफारिश के साथ मैं उसमें दाखिल हो गया। बोर्डिंग के नए विद्यार्थी में चाहे अजनबी पर ना हो, किंतु यार लोगों की अवसर किसी भेदक दृष्टि उसमें कुछ न कुछ अजनबीपन खोज निकालती है। वह बोरे गांव का तो नहीं, सयाने गांव का ऊंट बन जाता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर की जो समझ है, हम कहते हैं कि नए जगह पे एक अजनबीपन तो महसूस होता ही है। एक अजनबी सी दृष्टि, अजनबी से लोग लगते हैं। जब पहली बार कहीं भी व्यक्ति जाता है तो ऐसा ही फील जो है, ऐसा ही एहसास जो है गुलाब राय जी को हुआ। मुझ में भी अजनबीपन का कुछ मसाला मिल गया। बोर्डिंग हाउस में मेरे एक अभिभावक थे, तो उनकी जान पहचान का भी कोई मिल गया। जलेसर निवासी स्वर्गीय बनारसी दास जैन प्रसिद्ध कवि नहीं, यानी कि ये जो बनारसी दास जी है जैन है, ये वो बनारसी दास जिनकी आत्मकथा है, ये वो वाले नहीं। मैं उनसे भैया जी कहा करता था, ये दूसरे की जिक्र है। बात बात में भैया जी का आश्रय लेता था और दुर्भाग्य से आवाज पंचम स्वर से बहुत ऊंची ही थी, कुछ ऊंची थी। कुछ लोगों ने मेरा नाम ही भैया जी रख लिया और एक महाशय तो थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके लंबे खींचे हुए प्लुत स्वर में मुझे भैया 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 जी कहकर संबोधित करने में अपनी सजीवता की चरम सीमा समझते थे। इसका शुभ फल यह हुआ कि मुझ में आत्मनिर्भरता के चिन्ह दिखाई देने लगे और कुछ आवारगी यानी घूमने फिरने की आदत आ गई। मैं जंगली से शहरी बन गया। तो जहाँ वो गांव में रहते थे वहाँ यहाँ के माहौल में वो रमने लगे, घूमने फिरने की आदत उन्होंने यहाँ की अपना ली। यद्यपि बोर्डिंग हाउस के जीवन में पारिवारिक जीवन की प्रतिछाया रहती है, तथापि एक बात का विशेष अंतर है, वह है प्रभाव का वैविध्य। उस समय वैश्य हाउस में सभी टाइप के लोग थे। घोराती, बोर, कट्टर, सनातन धर्मी भी थे जो बीते जी चौके की लकीर के फकीर होकर उसको इतना ही महत्व देते थे जितना कि सीता जी के चारों ओर खिंची हुई लक्ष्मण जी की रेखा को देना चाहिए था। मैं भी शुरू शुरू में उसी वर्ग का था। इस वर्ग में प्रमुख थे लाला राधे लाल जी अग्रवाल, जो बोर्डिंग की दावतों में भी अलग चौकी पर बैठकर खाते थे और कभी कभी धर्म के मामलों में वे प्रचंड रूप धारण कर लेते थे। तो यहाँ वो जो बोर्डिंग हाउस में लोग मिले, टीचर मिले, दोस्त मिले, उन सब का जिक्र वो कर रहे हैं। उन्हीं के साथ कुछ लोग थे जो यूरोप में वेदों का डंका बजाना अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए थे। उनकी पेटेंट वर्दी थी पट्टू का कोट और कंधे से अछूती झाड़दार चुटिया। श्री धर्मदेव विद्यार्थी, जिनका उस समय नाम था लाला बत्तीमल और जिनको हम चिराग अली भी कहते थे, इसी टाइप के कहे जा सकते हैं। कुछ सूटेस बूटे साहब लोग भी थे जिनमें स्वदेशी अभिमान की मात्रा तो कम न थी, किंतु वे आपाद मस्तक अंग्रेजी सभ्यता में सरोवर, यानी कुछ तो ऐसे थे जो देसी हम कह सकते हैं कि जिनकी चुटिया है, इस टाइप के थे। और कुछ जो थे वो विदेशी सभ्यता को अपनाए हुए थे। उनमें इतनी ही अच्छी बात थी कि
मेंढक और कछुए की भांति देसी जीवन में भी वे अच्छी तरह हिल-मिल जाते थे। उसी वर्ग में थे जमुना प्रसाद, जो अब राय बहादुर और चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड मथुरा है, और देहरादून निवासी उग्रसेन, जो अब राय बहादुर बार एट लॉ और मालूम नहीं क्या क्या है। तो वहां से निकल के जब आगे लोग गए हैं तो क्या क्या बन गए हैं, यहाँ वो उसका भी जिक्र करे। इन लोगों में साहिबी शान होते हुए भी अभिमान की गंध तक न थी। कुछ ऐसे लोग भी सज्जन थे जो इनकी बराबर फिजूल खर्च तो न थे, किंतु इनसे शानवान में पीछे भी नहीं रहते थे। इस कोटि में श्री श्री गोपाल चंद्र जी गिने जा सकते हैं। वे अब किसी रियासत में मिनिस्टर हैं। उनके कमरे में नन्हे खां कबाड़िया से खरीदे हुए फर्नीचर की भरमार रहती थी। लोग कभी कभी उनको कबाड़िया मेड जेंटलमैन कह दिया करते थे। दो एक साहब ऐसे थे जो पाउडर क्रीम के अस्त्रों से ब्रह्मा को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु रसायन शास्त्र के सारे प्रयोग उन्हें हंस ना बना सके। यानी कि जिनका रंग तो सावला था या कहते काला था, तो वो क्रीम पाउडर मल के गोरे बनने का प्रयास करते थे, जो कि बेकार था। आगे कहते हैं, देशभक्तों में घोर संशयवादी, बुद्धिवादी और नास्तिक भी थे। उनके कर कमलों में हमेशा कोई न कोई रेशनलिस्ट प्रेस की 6 आने वाली पुस्तक दिखाई देती थी। उन लोगों से मैंने विकासवाद के संबंध में बहुत कुछ सीखा। उनमें प्रमुख थे स्वर्गीय मिन्नी लाल, जिनकी नेपोलियन सी लंबी ठोड़ी उनकी निश्चयात्मकता को प्रमाणित किया करती थी। खेद है वे इस संसार में नहीं हैं। इनके साथ कुछ श्रद्धालु आस्तिक भी थे। इनमें इटावा के लाला सूर्य नारायण अग्रवाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। वे थियोसोफिस्ट भी हैं, किंतु उनकी थियोसोफी उनके कमरे तक ही सीमित रही, क्योंकि मेरी समझ में थियोसोफिस्ट लोग अपने मोतियों के लिए हंस ही ढूंढा करते हैं। हाँ, एक और जबरदस्त थियोसोफिस्ट थे। उनका नाम था श्री द्वारिका प्रसाद गोयल। वे बड़े अच्छे वक्ता थे, किंतु उनकी वक्तृत्व कला उनकी 4 बार में 4th ईयर रूपी महोदधि के पार न ले जा सकी। वे हर बात में 4th डायमेंशंस और थॉट फॉर्म्स की दुहाई देते थे, किंतु उनका देशभक्ति संबंधी साहित्य का अध्ययन गंभीर था। तो यहाँ देख सकते हैं कि हर उस व्यक्ति के बारे में जो है गुलाब राय जी के द्वारा जो है जिक्र किया गया है कि किस प्रकार के लोग जो है उनके सहयात्री रहे कॉलेज के सफ़र में। आगे कहते हैं कि हिंदी भक्तों के साथ कुछ मौलाना लोग भी थे, जो अरे मियाँ चिराग में कुछ रोगुन ओगुन भी है या कुछ नहीं कहकर अपने उर्दू संस्कृति का परिचय दिया करते थे। मौलाना नाम के कारण वृंदावन के एक मंदिर में उनका प्रवेश रोक दिया गया था। वे मंदिर के सिपाही से भी अरे मियाँ मैं तो आगरा वाला हूँ कह बैठे थे। चोटी जनेऊ दिखाने पर ही उन्हें भगवान के दर्शन मिले। आजकल के शिखा सूत्रहीन विद्यार्थी होते तो न जाने क्या होता। तो आजकल तो विद्यार्थियों की चोटियां नहीं होती, लेकिन पहले जो है जो लोग थे वो रखते थे, विद्यार्थीगण भी रखते थे। तो कहते हैं कि अगर उनको तो प्रवेश मिल गया क्योंकि उन्होंने अपनी चोटी दिखाई है, लेकिन अगर आज की डेट में ऐसा कोई जाता तो उनकी एंट्री नहीं होती। आगे कहते हैं कि इन मित्रों के साथ मैं भी श्री कन्हैयालाल जी बोहरे का नाम लेना नहीं भूलूंगा। ये महाशय भी देशभक्त थे, पर संयत टाइप के। डेम्पियर पार्क में इनकी नई कोठी को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुझे कहना पड़ा था, अकबरा तेरे जे ठाठ। ये महाशय मेरे मथुरा जाने पर अब भी किराए भाड़े के लिए 1 रुपया भेंट किया करते हैं। मैं भी उनके आगे हाथ पसारने में लज्जित नहीं होता। किसी न किसी गुण के कारण मैं सभी का भक्त था और सभी ने मुझे अपना अंतरंग मित्र समझने की कृपा की थी। इसलिए ठलुआ पंथी के लिए काफ़ी अवसर मिलता था। और देखिए, ठलुआ क्लब नाम से इनका निबंध भी है, जिसमें उन्होंने इनका जिक्र किया हुआ है। देख सकते हैं कि ठलुआ पंथी के लिए, तो ये ठलुआ क्लब जो है इनकी ही रचना है, उसमें इन सबका जिक्र विस्तार पूर्वक किया गया होगा।
और साथ ही ज्ञान विस्तार को भी। स्वदेशी आंदोलन खूब जोर पर था, सिवाय मेरे राय बहादुर मित्रों के जो मुझसे विशेष घनिष्ठता रखते थे, और सब मित्र स्वदेशी रंग में रंगे हुए थे। बाबू जमुना प्रसाद काली कामर तो न थे, वे काफी गोरे चट्टे थे, पर उन पर दूसरा रंग नहीं चढ़ा। यद्यपि भवभूति के शब्दों में यह तो नहीं कह सकता कि अविदित गत्यामा रात्रिरेव विरंसिता, तो भी वार्तालाप गोष्ठियों में 12 बजे जाना सहज बात थी। कोई ऐसा वाद न था जो उस ठलुआ पार्टी में वार्तालाप का विषय न बना हो। शहर का संदेश तो क्या, सारे देश का संदेश हम लोगों का था, किंतु कभी लटे नहीं। विज्ञान के नए नए प्रयोग किए जाते थे, मेरी यह सुझाने पर कि सूर्य अत्यंत ठंडा है, क्योंकि जितना हम ऊपर चढ़ते हैं उतना ही तापमान कम होता है, और सूर्य की गर्मी रश्मियों के संघर्ष के कारण है। मुझे DSc की डिग्री मिली थी। इसी प्रकार मैंने यह बतलाया कि एरोप्लेन में ऊंचे उठकर हम एक दिन में अमेरिका पहुंच सकते हैं। पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है, घूमते घूमते पर अब अमेरिका आए तुरंत नीचे उतर जाए। इस पर दूसरी बार डिग्री मिलते मिलते रह गई। तो एक बार तो उनको DSc की डिग्री मिली थी जब उन्होंने सूर्य के बारे में बताया। आगे कहते हैं, यद्यपि कवि सम्मेलनों की उस समय प्रथा न थी, तथापि हम सभी आशु कवि थे। जीवन ही काव्य था। फिर गुप्त जी के शब्दों में कवि बन जाना सहज संभाव्य था। बाजार में जाते हुए भूख लगी, और शायद उसी तेजी और भावुकता से जिससे कि महर्षि वाल्मीकि के मुख से माँ निषाद वाला अनुष्टुप छंद निकला था, शिखरिणी छंद निकल पड़े थे। मुन्नो भिन्नी गिन्नी लवण युक्त सिन्नी तब मिले। उस समय गिन्नियों का अभाव न था, और लाला भिन्नी लाल के पास गिन्नी थी। मानसिक भोजन के साथ भौतिक भोजन भी बड़ा उत्तम मिलता था। जुगल महाराज और मेवाराम महाराज का नाम मेरे हृदय पटल पर चिरकाल तक अंकित रहेगा। वैसे भोजन न शारीरिक और न मानसिक अब किसी बोर्डिंग में मुश्किल से ही मिलेंगे। उस समय हमारे मेस में पूरा साम्यवाद था। डाइट्स लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि सभी लोग अजगर करे न चाकरी के मानने वाले थे। फिर टेनिसन की लोड्स ईटर्स नामक कविता भी पढ़ चुके थे। हाजिरी कौन भरे, एक के मेहमान सबके मेहम न होते, और सबका बराबर एक सा उत्तरदायित्व था। यानी सभी लोग जो है मिलके काम करते थे, चाहे कहीं घूमने जाना हो, चाहे कहीं भी कुछ मीटिंग करना हो, जो भी बात होती थी सब मिलकर करते थे। उस समय के मित्रों में बाबू रघुवीर शरण जी उर्फ बाबू अपने भूवराकार शरीर के लिए माधुरी प्रसाद कुमारी आसव की कवियों द्वारा वर्णित अष्टों का आसव नहीं, वरण बदबूदार घी ग्वार के पट्टे का आसव, शीर्ण धारा पर जीवन नौका चलाने के लिए, तथा लाला दुर्गा प्रसाद अपने हुक्के की गुड़गुड़ाहट और लापरवाही के लिए हुक्के से उनकी चारपाई में आग लग गई थी किंतु उनको खबर तब हुई जब आधी जल गई। यानी वो इतने ज्यादा लापरवाह थे। लाला आत्मानंद अपने कर्तव्य पालन के प्रसन्नता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। आगे कहते हैं, मेरी कक्षावासी चम मुझसे सदा झगड़ा करते थे। मैं यदि 3 बजे उठकर पढूं तो वे 3 बजे तक कमरे को आलोकित रखें, यानी लाइट जो है वो जला के रखते थे। इस प्रकार ब्रिटिश एम्पायर की भांति मेरे कमरे में सदा उजाला रहता था। बाबू जानकी प्रसाद कार्य विभाजन में अधिक विश्वास रखते थे। रात को ऊपर की चटकनी वे बंद करते तो नीचे की मैं बंद करता। मुझे अध्ययन में पराई तल का भात अच्छा लगता था। आर्ट्स का विद्यार्थी होकर विज्ञान में मुझे रुचि थी। संस्कृत की बजाय फिजिक्स पढ़ता। तर्कशास्त्र मेरा विशेष विषय था। बिना पैसे की 4-4 ट्यूशनें करता था। इन सब बातों का फल यह हुआ कि सुयोग्य गुरुओं को, जिनका पृथक वर्णन करूंगा, पाकर भी मैंने परीक्षा की मंजिलें धीरे धीरे तय की। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या विघ्नम एते पश्चिम
शनै शनै मैं नहीं जानता इसको सफलता कहूँ या विफलता, किंतु उस जीवन में सजीवता थी। विशाल भारत में उसके सुयोग्य संपादक पंडित श्री राम शर्मा द्वारा निर्जीवता की अमर ख्याति प्राप्त करके भी मैं अपने को सजीव कह सकता हूँ। यह उसी समय की सजीवता का प्रतिस्पंदन है। नहीं तो जाको राखी साइयां, राखी सके तो काही। तो ये कहते हैं कि जिसको ईश्वर रख सकता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि देखिए एक एक व्यक्ति का इन्होंने जिक्र किया है, अपने हॉस्टल जीवन का वर्णन किया है, किस प्रकार के छात्र इनको मिले, ये किस प्रकार से पढ़ते थे, या क्या क्या वहाँ पे क्रियाकलाप होती थी। तो इन सब के बारे में आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला इसका टॉपिक ले लूँगी, जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज जीवन के 10 गुरुओं के बारे में बताया है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का विषय आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।